नमस्कार किसान भाइयों, मैं आयुष कुशवाहा। स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज समय है जनवरी महीने का तीसरा सप्ताह और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारियां। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में खास तौर पर हम भिंडी की फसल के लिए उचित समय, अनुकूल तापमान, भिंडी की सर्वोत्तम किस्में, खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन, बिजाई का उन्नतशील तरीका और बीज दर, सिंचाई की उचित प्रणाली, फसल अवधि के दौरान खाद प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण के लिए स्पेस शेड्यूल, साथ ही खरपतवार नियंत्रण जैसे विशेष विषयों की जानकारी के साथ कई अनुभवी किसानों के सुझाव और सावधानियां आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आयुष कुशवाहा। स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की फसल की बुआई के लिए उचित समय और अनुकूल तापमान की, क्योंकि फसल के बीज अंकुरण से लेकर बाजार भाव तक का सफर तय करने के लिए यह सबसे पहला कदम होता है। और किसान भाइयों, यह पहला कदम फसल में बीज अंकुरण से लेकर पौध विकास, उपज दर, आने वाली कीट और बीमारियों के साथ फसल के बाजार भाव को लगभग 40 से 60% तक तय करता है। अब देखिए, ये तो हो गई ज्ञान की बात, अब करते हैं काम की बात। तो किसान भाइयों, आमतौर पर भिंडी के बीजों का स्वास्थ्य अंकुरण और पौधे के अच्छे जमाव के लिए औसतन 25 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सर्वोत्तम होता है। सामान्यतः इस तापमान पर भिंडी के बीजों का अंकुरण दर और पौधे का विकास बहुत ही शानदार देखने को मिलता है, जबकि इसके विपरीत 17 से 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर बीजों का अंकुरण दर और पौध विकास काफ़ी हद तक प्रभावित रहता है और कई बार 17 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर बीजों का अंकुरण नहीं होता है। तो किसान भाइयों, भिंडी की बीज की बुआई सर्दियों में करते समय यह बात सुनिश्चित अवश्य करें कि दिन का औसतन तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, जबकि रात का तापमान दिन के तापमान से औसतन आधा या फिर उससे ज़्यादा हो। अब अगर बात करें बुआई के समय की, तो किसान भाइयों, आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह से भिंडी की अगेती बुआई शुरू कर सकते हैं। हालांकि यह समय मौसम और क्षेत्रीय दशाओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो किसान भाइयों, इन सभी राज्यों में आप गर्मियों के लिए भिंडी की बुआई जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह से लेकर पूरे मार्च भर कर सकते हैं। आमतौर पर इस समय पर लगाई गई भिंडी की फसल में अगर संतुलित खाद प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण के साथ संतुलित और उचित सिंचाई का प्रबंधन किया जाता है, तो इस फसल से आसानी से जुलाई और सितंबर महीने तक उत्पादन मिलता रहता है। और अगर बारिश के मौसम के लिए इसकी बुआई की बात करें, तो आमतौर पर किसान भाई इसकी बुआई जून महीने से जुलाई महीने तक कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, तो आप इसकी अगेती बुआई मई महीने से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा भिंडी की फसल के लिए एक और मज़ेदार बात, अगर आप फरवरी महीने से अक्टूबर नवंबर महीने तक लगातार भिंडी की फसल लेना चाहते हो, तो किसान भाइयों, आप फरवरी महीने से जुलाई महीने तक प्रत्येक 2 से 3 सप्ताह के अंतराल में भिंडी की बुआई अलग अलग समय पर कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, आप लगभग पूरे साल भर भिंडी की फसल अलग अलग समय पर लगातार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगली बात आती है मिट्टी के प्रकार की। आमतौर पर भिंडी की फसल लगभग 6.5 से लेकर 7.5 pH स्तर की सभी प्रकार की उच्च कार्बन युक्त मिट्टियों में किया जा सकता है। हालांकि भारी दोमट और जलोढ़ मिट्टियों में उचित जल निकास व्यवस्था होना आवश्यक है, खासतौर पर बारिश के मौसम में। अब देखिए, बीज चयन को लेकर हर किसान को 3 अहम बातों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके आधार पर किसी भी बीज का चयन किया जाना चाहिए। जिसमें पहला और प्रमुख आधार है क्लाइमेट सुटेबिलिटी एंड सॉइल कंपैटिबिलिटी, जिसका मतलब है उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की अनुकूलता। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो क्षेत्रीय जलवायु, तापमान, ह्यूमिडिटी, बारिश का पैटर्न, इन सब के साथ साथ मिट्टी का प्रकार, मिट्टी और पानी का pH स्तर, मिट्टी की उर्वरता, इन सब क्षेत्रीय दशाओं के आधार पर ही बीजों का चयन किया जाना चाहिए। दूसरा बीज चयन का प्रमुख आधार है डिजीज रेजिस्टेंस टॉलरेंस, यानी पौधों में रोग और बीमारियों से लड़ने की क्षमता। जैसे आमतौर पर भिंडी की फसल में OLCV यानी ओकरा लीफ कल वायरस, YVMV यानी येलो वीन मोज़ेक वायरस जैसी समस्याओं से प्रायः सुरक्षित किस्मों का ही चयन करना चाहिए। इसी प्रकार बीज चयन में आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आधार है क्वालिटी और यील्ड,
यानी फसल की आवश्यक गुणवत्ता और उपज क्षमता, जिसका आसान शब्दों में मतलब है बाजार की मांग के अनुसार फलों की गुणवत्ता, फलों का साइज, रंग, वजन, टेस्ट और साथ ही फसल की उपज दर को सुनिश्चित करना। तो किसान भाइयों, बीज चयन के इन 3 प्रमुख आधार पर आप किसी भी फसल के सर्वोत्तम किस्मों का चयन कर सकते हैं और इन्हीं प्रमुख आधारों के अनुसार भिंडी की कुछ सर्वोत्तम किस्में हैं जिनको किसान हमारे क्षेत्रों में काफी बड़े एरिया पे लगाते हैं। हालांकि ये किस्में प्रत्येक राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दशाओं के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। तो किसान भाइयों, इन सभी किस्मों में से पहली किस्म है सिंजेंटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की OH 517। यह वैरायटी खास तौर पर भिंडी की फसल में लगने वाले लीफ कर्ल वायरस और साथ में येलो वेन मोज़ेक वायरस के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशील है और साथ ही भिंडी की यह वैरायटी उत्पादन के मामले में भी शानदार है। किसान भाइयों, मार्केट में आपको इसका 250 ग्राम सीड्स लगभग 1000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। भिंडी की दूसरी किस्म है एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका। किसान भाइयों, भिंडी की इस वैरायटी में भिंडी का रंग, साइज और फलों का उत्पादन बहुत ही शानदार देखने को मिलता है, जबकि साथ साथ पौधों में लगने वाले YVMV यानी येलो वीन मोज़ेक वायरस और साथ में ओकरा लीफ कर्ल वायरस के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशीलता देखने को मिलती है। किसान भाइयों, मार्केट में आपको इस वैरायटी का 250 ग्राम सीड्स लगभग 1600 रुपये से लेकर 1700 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अगली वैरायटी है किसान भाइयों एडवांटा कंपनी की ही नव्या। किसान भाइयों, भिंडी की इस वैरायटी में फलों का रंग गहरा हरा होता है, जबकि भिंडी की दूसरी किस्मों के अपेक्षा इसके फल ज़्यादा समय तक मुलायम रहते हैं और साथ ही भिंडी की यह वैरायटी दूसरी किस्मों के अपेक्षा जल्द तैयार होकर ज़्यादा उत्पादनशील है। और अगर फसल में लगने वाली बीमारियों की बात करें तो किसान भाइयों, भिंडी की यह वैरायटी भी भिंडी की फसल में लगने वाले येलो वीन मोज़ेक वायरस और ओकरा लीफ कर्ल वायरस के प्रति उच्च स्तर पर सहनशील है और मार्केट में इस वैरायटी का 250 ग्राम सीड्स लगभग 1100 रुपये के आसपास उपलब्ध है। इसके अलावा किसान भाइयों, ऐसी सामान्य विशेषताओं से परिपूर्ण किस्में जैसे BSF कंपनी की सम्राट, सर्वोत्तम, सैमनीज कंपनी की 1408L001 जैसी कई सारी मार्केट में भिंडी की उत्पादनशील किस्में उपलब्ध हैं, जिनमें से किसान भाइयों आप किसी भी किस्म का चयन बीज की उपलब्धता और क्षेत्रीय अनुकूलताओं के आधार पर कर सकते हैं। आप किसान भाइयों, बात करते हैं भिंडी की फसल के लिए संतुलित खाद प्रबंधन और खेत की तैयारी की, जिसमें पहले बात करते हैं बेसल डोज के लिए संतुलित खाद प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, आपको अपने खेत में मिट्टी की उर्वरता के अनुसार खाद और खाद की मात्रा सुनिश्चित करना चाहिए, जिसके लिए मिट्टी की जांच कराना बहुत आवश्यक होता है। तभी आप मिट्टी की उर्वरता, फसल की आवश्यकता के अनुसार सही, सटीक और संतुलित खाद प्रबंधन कर सकते हैं। आमतौर पर किसान भाइयों, एक स्वस्थ उपजाऊ मिट्टी में भिंडी की हाइब्रिड किस्मों के लिए प्राथमिक खाद के रूप में खेत बनाते समय प्रति एकड़ दर से 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद, 40 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश खेत बनाते समय डाल सकते हैं। और द्वितीय पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान भाइयों 3 किलोग्राम सल्फर, 80% WP फॉर्म और साथ ही 3 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट खाद के साथ ही दे सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कैल्शियम की मात्रा का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि भिंडी में बीजों की मात्रा बहुत अधिक होती है और बीजों की मात्रा से ही भिंडी का वजन पूरा होता है। इसके अलावा भिंडी के टेढ़े मेढ़े फल कैल्शियम की कमी के कारण ही होते हैं और इसके लिए किसान भाइयों आप 8 से 12 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ दर से खेत बनाते समय दे सकते हैं। और अगर मिट्टी में जिंक की कमी है तो किसान भाइयों अलग से मिट्टी में मिलाकर जिंक मोनोहाइड्रेट 33% 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से खेत की आखिरी जुताई करते समय दे सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ किसान भाइयों भिंडी की फसल में होने वाली भूमजनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए 3 से 5 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G का प्रति एकड़ दर से प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों अगली बात आती है खेत की तैयारी और बुआई की। भिंडी की फसल के लिए किसान भाइयों खेत बनाना दूसरे फसलों की अपेक्षा काफ़ी आसान है, जिसमें सबसे पहला काम बुआई से लगभग 10 से 15 दिनों पहले प्रति एकड़ दर से 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद समान रूप से बिखेर कर कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी में मिला देना है और एक हल्का सा पानी लगाकर खेत को छपा देना है। जब मिट्टी अच्छी तरीके से पक जाए
तब खेत में खाद की संपूर्ण मात्रा को अच्छी तरीके से बिखेर कर 2 से 3 बार गहरी जुताई करके खेत में पाटा लगा देना है, जिसके बाद कुल्ले बनाकर बुआई कर सकते हैं। अब अगर किसान भाइयों भिंडी की फसल की बुआई गर्मियों में कर रहे हैं या फिर गर्मियों के लिए कर रहे हैं तो कुल्ले से कुल्ले की दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी है, जबकि बारिश के मौसम में कुल्ले से कुल्ले की दूरी 2.5 फीट से 3 फीट तक रखा जाता है। और वहीं गर्मियों के लिए भिंडी की बीज की बुआई करते समय बीज से बीज की दूरी 8 इंच, जबकि बारिश के समय बीज से बीज की दूरी 1 फीट के आसपास रख सकते हैं। और बीजों की बुआई कुल्लों के दोनों किनारों पर जिग जैग किया जाता है। अक्सर किसान भाई भिंडी की बुआई सूखे खेत में करके पानी लगा देते हैं, जिससे बीजों का जमाव काफ़ी हद तक प्रभावित रहता है। इससे बीजों के अंकुरण और फसल के शुरुआती अवस्था में डंपिंग ऑफ, जिसे आद्र गलन कहते हैं, की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों भिंडी की फसल की बुआई करते समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, ताकि बीजों का जमाव बिना सिंचाई के हो सके। और इससे भिंडी की फसल में शुरुआती अवस्था के दौरान जड़ों से संबंधित फंगल और बैक्टीरियल समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। इस तरीके से किसान भाइयों जब भिंडी की फसल लगभग 10 से 12 दिनों की हो जाए और पूरी तरीके से भिंडी के बीजों का स्वस्थ जमाव हो जाए, तब किसान भाइयों आप मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार फसल की 10 से 15 दिनों की अवस्था में पहली हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और इसी तरह पूरी फसल अवधि के दौरान किसान भाइयों गर्मियों के समय में 4 से 6 दिनों पर और बारिश के दिनों में 10 से 12 दिनों पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों सिंचाई अंतराल और पानी की मात्रा पूरी तरीके से मिट्टी के प्रकार और मौसम पर तय करता है। अब किसान भाइयों अगली बात आती है फसल अवधि के दौरान खाद प्रबंधन की। अब अगर किसान भाइयों बुआई करने से पहले खेत बनाते समय बेसल डोज के रूप में आपने मिट्टी में खाद की संतुलित और सही मात्रा का प्रयोग किया है और मिट्टी की उर्वरता के साथ फसल की आवश्यकता को समझा है, तो किसान भाइयों फसल अवधि के दौरान खाद प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही फसल की आवश्यकता और मिट्टी की उर्वरता के अनुसार नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटेशियम की संपूर्ण मात्रा पहले ही दे दी है। और साथ ही द्वितीयक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, साथ साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर गोबर की खाद को पर्याप्त मात्रा में दिया है। इसलिए हमें फसल अवधि के दौरान अलग अलग खादों के प्रयोग के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। बस हमें नाइट्रोजन यानी यूरिया की बची हुई मात्रा का प्रयोग सही समय पर फसल की सही अवस्था में करना है। और इसके लिए किसान भाइयों जब भिंडी की फसल अवस्था लगभग 12 से 15 दिनों की हो जाए और भिंडी की फसल की पहली सिंचाई हो जाए, तब किसान भाइयों प्रति एकड़ दर से 40 किलोग्राम यूरिया पर्याप्त नमी होने पर दे सकते हैं। और अगर साथ में कुछ अतिरिक्त देना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड साथ में मिलाकर दे सकते हैं। और इसी तरह किसान भाइयों फसल की 35 से 40 दिनों की अवस्था में प्रति एकड़ दर से 40 किलोग्राम यूरिया और साथ में 200 ग्राम बोरान खेत में पर्याप्त नमी बनाकर दे देना है। किसान भाइयों इस खाद शेड्यूल में खाद की बताई गई मात्रा भिंडी की हाइब्रिड किस्मों के लिए है। इसके अतिरिक्त अगर आप नॉन हाइब्रिड यानी भिंडी की प्योर ब्रीड देसी किस्मों का चुनाव करते हैं तो आप यूरिया की 1/3 मात्रा कम कर सकते हैं, जबकि फास्फोरस और पोटेशियम का 1/4 भाग कम देना है। चलिए अब अगली बात करते हैं भिंडी की फसल में होने वाले खरपतवार की। आमतौर पर भिंडी की फसल में खास तौर पर शुरुआती अवस्था में खरपतवार बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं और यह भिंडी की फसल में आने वाले कीट और बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए किसान भाइयों भिंडी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए भिंडी बुआई करने के बाद लगभग 24 से 36 घंटों के अंदर प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड पनीडा मेथिलीन 30% EC फॉर्मुलेशन का 1200 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ दर से स्प्रे कर देना है। इससे फसल में उगने वाले लगभग 80 से 90% तक खरपतवार रुक जाते हैं। अब किसान भाइयों अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है भिंडी की फसल में लगने वाले कीट और बीमारियों के नियंत्रण की। वैसे तो किसान भाइयों भिंडी की फसल में अनेक प्रकार के कीट और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ विशेष प्रकार की कीट और बीमारियों के बारे में बात करेंगे। और इनमें सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की फसल में शुरुआती अवस्था में लगने वाले डैम्पिंग ऑफ की, यानी आद्र गलन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जड़ गलने की समस्या बोलते हैं।
और किसान भाइयों, भिंडी की फसल में यह समस्या बीज अंकुरण से लेकर लगभग 10 से 15 दिनों तक देखने को मिलती है और इसके प्रभाव में आकर बीजों का अंकुरण पूरी तरीके से मिट्टी में ही सड़ जाता है या फिर संक्रमित बीज उगने के बाद हफ्ते या 2 हफ्ते में सूख जाते हैं और कई बार इसका प्रभाव फसल में आगे भी देखने को मिलता है। और यह समस्या आमतौर पर ज़्यादा गर्म तापमान और बारिश के मौसम में मिट्टी में अधिक नमी होने के कारण होती है, जिसके लिए पाइथियम नामक फंगस जिम्मेदार होता है। इसके बचाव के लिए किसान भाइयों, अधिक नमी में बुआई करने से बचें और साथ ही बुआई करने के लिए फंगीसाइड से ट्रीटेड सीड का ही चयन करें। और अगर किसान भाइयों बीज शोधित नहीं है, ट्रीटेड नहीं है, तो आप मेटैक्सिल M75 का 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से शोधित कर सकते हैं। और अगर किसान भाइयों आप भिंडी की फसल बताए गए तरीके से कुल्लों पर बुआई करते हैं तो यह समस्या लगभग 60 से 70% तक कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, भिंडी की फसल में एफिड्स, जिसे हम माहू कहते हैं, की समस्या होना काफ़ी आम बात है और भिंडी की फसल में इसका ज़्यादातर प्रभाव भिंडी में फूल, फल और कलियों की अवस्था में देखने को मिलता है। और आमतौर पर इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई शुरुआती अवस्था में नीम ऑयल 1000 ppm 2 से 3 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं या फिर केमिकली कंट्रोल के लिए एसिटामिप्रिड 20% SP फॉर्मुलेशन का 7 से 8 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, थियोमेथॉक्सम 25% WP फॉर्मुलेशन का आप 7 से 8 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं या फिर पिप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन का आप 2 ml पर लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह सभी कीटनाशक फसल में माहू के साथ साथ थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी जैसे दूसरे रस चूसक कीटों को भी नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, भिंडी की फसल में रेड स्पाइडर माइट, जिसे हम लाल घुन के नाम से जानते हैं, भिंडी की फसल को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। आमतौर पर भिंडी की फसल में लाल घुन का अटैक लगभग 40 से 45 दिनों की अवस्था के बाद होता है और यह फसल के नए और पुराने पत्तों पर रस चूसकर जाल बनाकर अंडे देती है और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसके प्रभाव में आकर पत्तों का रंग पीला और सफ़ेद होने लगता है और फसल का विकास पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। इसलिए फसल में इसका जब शुरुआती अटैक हो तभी किसान भाइयों संक्रमित पौधों को उखाड़ कर बाहर कर दें और केमिकली कंट्रोल के लिए स्पायरोमेसेफिन 22% SC फॉर्मुलेशन का 1 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं या फिर प्रोपरजाइड 57% EC फॉर्मुलेशन 1.5 ml से लेकर 2 ml पर लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, क्विनोलफॉस 25% EC फॉर्मुलेशन का आप 2 ml पर लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं या फिर स्पायरोटेट्रामेट 11% प्लस एमडाक्लोरोप्रिड 11% SC फॉर्मुलेशन का आप 1.5 से 2 ml पर लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। इनमें से किसान भाइयों आप किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग बार बार नहीं करना। और साथ ही यह सभी कीटनाशक फसल में रेड माइट के अलावा दूसरे सभी रस चूसक कीट जैसे व्हाइट फ्लाइज, थ्रिप्स और एफिड जैसे दूसरे कीटों पर भी प्रभावी है। अगली बात करते हैं व्हाइट फ्लाइज यानी सफ़ेद मक्खी की। खासकर गर्मियों के मौसम में भिंडी की फसल में व्हाइट फ्लाइज यानी सफ़ेद मक्खी का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यह पौधे की नई पत्तियों और फल फूल कलियों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों का साइज छोटा हो जाता है और साथ ही पत्तियां और फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और पौधे का विकास धीरे धीरे करके प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी फसल में एक तरीके से रोगवाहक का काम करती है और ख़ासकर भिंडी की फसल में होने वाले ओग्रा लीफ कर्ल वायरस और येलो विंग्स मोजेक वायरस को फैलाने का कारण यही सब होते हैं। किसान भाइयों, इसको केमिकली कंट्रोल करने के लिए आप डायफेंथोफ्यूरान 50% WP फॉर्मुलेशन का 1 ग्राम पर लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आप थायोमेथॉक्सम 25% WG फॉर्मुलेशन का 0.5 ग्राम पर लीटर यानी 7 से 8 ग्राम पर 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं या फिर किसान भाइयों फेनप्रोपाइथ्रिन 30% EC फॉर्मुलेशन का आप 5 से 7 ml पर 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको एक समय पर इनमें से किसी एक ही दवा का स्प्रे करना है और प्रत्येक बार आपको दवा बदल बदल कर प्रयोग करना है। इसके अलावा किसान भाइयों, भिंडी की फसल में थ्रिप्स नियंत्रण के लिए आप इमडाक्लोरोप्रिड 17.8% SL फॉर्मुलेशन का 5 से 7 ml पर 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं या फिर इमडाक्लोरोप्रिड 70% WG फॉर्मुलेशन का 3 से 4 ग्राम पर 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त किसान भाइयों फसल में थ्रिप्स का प्रकोप ज़्यादा होने पर लैम्डासाइलोथ्रिन 9.5% प्लस थायोमिथॉक्सम 12.6% जेडसी फॉर्मुलेशन का आप 10 से 12 ml पर 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों फसल में यह कीटनाशक रस शोषक कीटों के साथ साथ लीफ होपर, फल छेदक, तना छेदक जैसे दूसरे कीटों को भी नियंत्रित करता है। चलिए आगे बात करते हैं भिंडी की फसल में लगने वाले तना छेदक और फल छेदक कीट नियंत्रण की। किसान भाइयों भिंडी की फसल में सबसे गंभीर समस्याओं में से एक फली भेदक और तना छेदक जो पौधे के नए तने और फलियों को अंदर से खाकर बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सबसे पहला काम खेत में ग्रसित फल और तनों को काट कर खेत से बाहर कर देना चाहिए और केमिकली कंट्रोल के लिए आप क्लोरांट्रानिलिप्रोल 10% प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन 5% जेडसी फॉर्मुलेशन का आप 80 ml पर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आप क्लोरांट्रानिलिप्रोल 18.5% SC फॉर्मुलेशन का आप 50 ml पर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों आप साइंट्रानिलिप्रोल 10.26% ओडी फॉर्मुलेशन का आप 2 ml पर लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर स्पाइनोट्रम 11.7% SL फॉर्मुलेशन का आप 8 ml पर 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों यह सभी कीटनाशक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक हैं जो एक साथ कई दूसरे प्रकार के कीटनाशक को मारने में सक्षम हैं, तो इनके साथ आपको किसी भी प्रकार के दूसरे कीटनाशक को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। यह अकेले ही रस शोषक, फल भेदक और दूसरे सभी प्रकार के कीड़ों को मारने में सक्षम होता है। और इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि किसी भी कीटनाशक का प्रयोग एक बार से ज़्यादा नहीं करना, प्रत्येक बार बदल बदल कर कीटनाशक का प्रयोग करना है। और साथ ही किसान भाइयों 2 कीटनाशक स्प्रे के बीच का अंतराल कम से कम 8 से 15 दिन हो और इनके अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए किसान भाइयों आप इनका प्रयोग शाम के समय ठंडे मौसम में स्प्रे करें। किसान भाइयों ये थी भिंडी की फसल पर लेकर कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फुल डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।